कैसे हैं? आपके इस चैनल में स्वागत है। हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर राजन के गाइड से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को हम लोग कवर कर रहे हैं। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। तो 105 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। 105 जो कि हमें करना कितना है? 106 क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। तो 106 क्वेश्चंस पहले हम लोग देखेंगे। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके कारक किसके मापन से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति। बुद्धि का तरल मोज़ेक मापक किसने दिया है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैटेल। अगला देखेंगे कि 16 यानी 16 पीएफ का प्रयोग किसने मापन हेतु किया है? किसके मापन हेतु किया है? व्यक्तित्व के मापन हेतु। ये जो चार्ट जो मिलता है उसके हिसाब से बनाया गया है। यह व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। 9वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षण। अगला क्या है कि 10वां है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इसके बाद अगला है 11 है निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संबंध। अगला देखेंगे कि शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शल्य चिकित्सा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है सांकेतिक भाषा। जो सुनने योग्य नहीं है तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है क्या है? अपसारी चिंतन है। इसके बाद अगला है 115 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है तीन भाषा क्या है? विषय, पाठ्यवस्तु और विद्यार्थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। सभी क्या हो जाएगा? हमारा द आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। इसके बाद बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो ये हमारे कहाँ टर्मन महोदय जी हैं। इसके बाद अगला है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो द होती है 7.1 से कम। इसके बाद अगला देखेंगे कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता हमारा। यह जो सूत्र होता है मानसिक आयु बटे, इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु क्या हो जाएगा? हमारा मानसिक आयु है 5 गुणे वास्तविक आयु कितना है भैया? वास्तविक आयु है 4 और गुणे में होता है 100। तो इससे काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 5
सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मितव्ययिता। इसके बाद वाटसन के प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। तो कितने संवेग हो जाएंगे, 3 संवेग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया है। तो स्पीयरमैन ने किया है। इसके बाद किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। यह क्या हो जाएगा हमारा, स्टेनले हॉल ने। आनुवांशिकता का वाहक होता है, क्या होता है, जीन्स होता है। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। इसके बाद अगला देखेंगे कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी पारस्परिक या परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। तो यह किसका हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है वह कहलाता है सृजनात्मकता। क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। इसके बाद अगला है कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया। तो क्या हो जाएगा, वनमानुष, सुल्तान नामक वनमानुष से। इसके बाद अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन है किसका है, फ्रायड का है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आदत हमारा जन्मजात नहीं होता, आदत हमारी कभी भी लग सकती है, यह जन्मजात नहीं होता है। असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं या करेगा, या क्या हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो वह आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति और प्रशिक्षण। अगला देखेंगे कि अपराधी बालक होते हैं, कौन होते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है, क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। इसके बाद विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं, ये सभी आते हैं। द आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं। तो हमारा क्या हो जाए, प्रतिभाशाली बालक आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है, यह ड्रेवर साहब का है। इसके बाद 140 क्वेश्चंस है, किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। श्रवण बोध, जिसको सुनने में दिक्कत होती है उसे। तो और इसके बाद बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। बीटीसी 2016 में पूछा गया है। ये सब जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, यह आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। थॉर्नडाइक ने सीखने संबंधित मुख्य नियम उनके कितने हैं, 3 हैं। प्रभाव का नियम, इसके बाद जो है ऐसे करके 3 नियम हैं, तीनों नियम आपको बाद में बता दिया जाएगा।
पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक किसके ऊपर प्रयोग किए हैं? तो किसके ऊपर किए हैं? बर्मानुस के ऊपर किए हैं। इसके बाद अगला है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक किसके ऊपर प्रयोग किया है? तो बिल्ली। किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर किया है। 145 क्वेश्चन है, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्ण आकृति यानी समग्र सिद्धांत के यानी बीटीसी 2016 में क्या हो गया? पूछा गया है। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से। यही हमारा आंसर सही है। किशोरावस्था, बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल का है। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस विषय कार्य अथवा परिस्थिति के अंतर्गत ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय, अवस्था अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है, क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, यह कहलाता, क्या कहलाता है? दमन नहीं, यह हो जाएगा विस्मरण। क्या हो जाएगा? विस्मरण कहलाता है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना, क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है ध्यान। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? यह बीटीसी 2015 और 17 में पूछा गया है। ये होता है माध्य। क्या होता है? माध्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का विभाजन किसकी अवस्थाओं में किया जाता है? कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्था में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 3 अवस्थाओं में किया जाता है। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के गुण क्या होते हैं? बच्चे में मिलते हैं। इसके बाद जो है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? तो यह जो है किसने किया है? थॉर्स्टन ने किया है। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानु जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है, यह कहलाता है व्यक्तित्व कहलाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह सभी लोग आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे। TAT जो परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, उसका निर्माण किसने किया? मॉर्गन एवं मरे ने। इसके बाद CAT परीक्षण की आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु होता है, क्या होता है? 3 से 11 वर्ष होता है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे कि संवेग का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है? ध्यान। और बाकी क्या है? संवेग है। ये 2017 में पूछा गया है। इसके बाद प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, क्या होती है? 140 से अधिक 2017 में पूछा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला देखेंगे बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे के कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है? तो अब इसके बाद इसको दूसरे ही शब्दों में पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ क्या होती हैं? तो 4 होती हैं। क्या होती हैं? 4 होती हैं। इसके बाद अगला है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रसार। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द
बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो ये होता है किशोरावस्था। इसके बाद अगला देखिए जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करने की स्थिति, यह किसने कहा? वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। अगला देखेंगे किसी समस्या का समाधान करने हेतु गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है तर्क कहलाता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपर्युक्त सभी। द आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 172 है, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाले वक्र रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? पठार चक्र कहलाता है। इसके बाद जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तत्परता के नियम पर आता है। इसके बाद अगला है कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत संपूर्ण परिस्थिति में प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो यह हो जाएगा हमारा क्या? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। वे प्रेरक जिन्हें बालक अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? यह अर्जित प्रेरक कहलाता है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, स्मृति के अंतर्गत आती हैं। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है वह क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाती है। इसके बाद अगला जो है हम लोग क्या देखेंगे? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र के मापन किस पर क्या होता है? बुद्धि लब्धि का यह सूत्र होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2018 में पूछा गया है। आगामी परीक्षाओं में इसको जरूर पूछेगा। इसके बाद शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि के एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। क्या कहलाता है? वैयक्तिक विभिन्नता कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगला संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। क्या कठिनाई होती है? बौद्धिक विकास की। सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके बाद आपका मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग दिए हैं? 14 प्रकार के संवेग दिए हैं। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? शैशव अवस्था कहलाती है। इसके बाद आगे देखेंगे, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। जिस प्रकार के शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व, उसी प्रकार शारीरिक विकास के लिए शिक्षा का भी महत्व है। यह कथन किसका है? यह वुडवर्थ महोदय का है। इसके बाद किस प्रकार को विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? उपर्युक्त सभी हैं। यौन है, बुद्धि या अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। इसके बाद टोली की आयु कही जाती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। यह यूपी टेट, सी टेट जैसे परीक्षाओं में और डीएलएड परीक्षाओं में तो स्वैर है पूछना है इसका। तो यह क्या होता है? बाल्यावस्था। इसका मनुष्य को कुछ बनना होता है, प्रारंभ में 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? हारलॉक महोदय का है। इसके बाद अगला है बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो यह स्वरूप होना चाहिए खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 189 कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए क्या करना चाहिए? 2019 में यह पूछा गया है। उपयुक्त सभी यानी हमको क्या? स्नेह और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचार प्रस्तुति करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। शिक्षा में
में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो यह होता है चिंतन। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा के निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। 2019 में पूछा गया है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। कल्पना, खेलों और क्रियाओं के लिए अवसर और कहानी सुनना, बाल विकास पर ध्यान देना, ये सब होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि थॉर्नडाइक ने दिया है, क्या दिया भैया? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। यही नियम आपको हम अगले जो है प्रश्न में बताने वाले थे। तो ये जो थॉर्नडाइक के जो नियम हैं, इन्होंने 3 नियम दिए हैं। तीनों नियम यही हैं, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द उपयुक्त सभी। इसके बाद प्रेरणा होती है। प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा सकारात्मक होती है। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत होते हैं। उपयुक्त सभी। इसके बाद यह वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग, यह कथन किसका है? स्किनर महोदय का है। आंकड़ों के प्रकार होते हैं। आंकड़ों के प्रकार क्या होते हैं? अवर्गीकृत व वर्गीकृत होते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारा यह बहुविकल्पी प्रश्न जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 197 प्रश्न थे और उनको हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अति लघुत्तरी प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं कि अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला क्या है कि बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? तो पहले क्या हो जाएगा? भाषा ज्ञान का विकास करके, कहानियों या कथाओं को सुना करके उनमें हम क्या कर सकते हैं कि कल्पना शक्ति यानी सीखने यानी कल्पना करने की शक्ति का हम क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो 3 मुख्य नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। 3 नियम आपने यहाँ पर देखिए, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, तीनों नियम आपको। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये यूपी टेट, सी टेट अन्य परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको अच्छी तरह से हमें क्या करना है? पढ़ना है, याद करना है। इसके बाद अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियाँ कौन सी हैं? तो अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियाँ करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि रुचि एवं ध्यान में संबंध क्या होता है? रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक के अभाव से दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी क्या होती है? रुचि होती है। तो ये हम लोग जो है कुछ अति लघुत्तरी प्रश्नों को हम लोग ने देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न से कंप्लीट करेंगे, उसे पढ़ेंगे। और वीडियो जब पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के यहाँ शेयर करिए, पहुँचाइए। और सभी लोग जितने भी डीएलएड छात्र हैं उनके यहाँ यह वीडियो पहुँचे और वह क्या करें? सभी लोग अच्छी तरह से इसको क्या कर लें? पढ़ लें, याद कर लें और इसे नोट डाउन कर लें। जितने प्रश्न हमने आपको कराए हैं यह सब क्या है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, सब इम्पॉर्टेंट